आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें पूरी 9, 10, 11, 12 की बायोलॉजी को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी वे के जो मेरे नोट्स हैं उनके थ्रू मैं हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी। ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीचिंग एग्जाम या नॉन टीचिंग एग्जाम जैसे केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस, डीट्रिपल एंड मैनी मोर, बीएसटेट, एफटेट, सीटेट सब में आता है और इन सारे टॉपिक्स को मैं एक इजी लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको वीडियो ज्यादा सा भी समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हाउ डू यू ऑल क्लासीफाई, हाउ डू यू ऑल डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या थिंग। तो आपके मन में सिंपल से आंसर्स आना शुरू होंगे क्योंकि वो मूव कर सकती हैं, दे कैन रेस्पायर, दे कैन ब्रीथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन क्लासीफाई द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बिल्कुल हाँ, आप सही हैं और इन्हीं सब चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लाइफ एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे बॉडी में हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, रिप्रोडक्शन होता है। इन सब चीजों की वजह से होता है। ठीक है। अब क्या है कि द ऑब्जेक्ट, जो जो ऑब्जेक्ट ग्रोथ कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिसायर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या ये सारे कैरेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते भी हैं? क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिसायर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं? ये सारे ही सारे कैरेक्टर एक लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं? ऐसा जरूरी भी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, हर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, ऐसा नहीं। तो इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। आप जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म लिविंग। सबसे पहला ग्रोथ। देखिए ग्रोथ क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म नंबर में ग्रो करते हैं, मास में ग्रो करते हैं। देखिए जैसे कि आप एक एरिया का एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी भी एरिया में रहते हैं या अपने घर में ही ले लीजिए, आपके घर में या खुद को ले लीजिए, आप खुद को कैसे मानते हो कि आप ग्रोथ करो? देखिए आपकी बॉडी, जब आप छोटे थे आपकी बॉडी छोटी थी ना, आपकी हाइट छोटी थी। जैसे कि आप बड़े हुए, अब आप 5 फीट के हो गए, कोई 6 फीट का हो गया होगा, मीन्स आपकी बॉडी मास में ग्रो कर रही है, आपका वेट भी ग्रो कर रहा है। आप जब छोटे थे तो 10 या 11, 12 केजी के थे, अब आप 50, 60, 70 है ना, बॉडी के अकॉर्डिंग आपका वेट भी ग्रो कर रहा है। और जैसे आप देख रहे हो कि आपकी फैमिली में पहले आप अकेले थे फॉर एग्जाम्पल, क्या अभी भी आप अकेले हो? क्या आपका कोई सिबलिंग नहीं है? क्या आपकी फैमिली ग्रो नहीं करी? ग्रो कर रही है। इसका मतलब कि आप इंडिविजुअली भी ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, साथ में आपके घर में आप नंबर में भी ग्रो कर रहे हो, आपके जितने भी लोग हैं वो नंबर में भी ग्रो कर रहे हैं। देखिए मल्टी सेलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखिए सिंपल वे में समझाने के लिए मैं बताती हूँ। देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब वो होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से मिलकर बना हो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग बेस्ट एग्जांपल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है ऐसी बॉडी, सिंपल बॉडी जिसमें कि एक सेल सारे के सारे बॉडी फंक्शन को करते हैं। जैसे आप मान लीजिए अमीबा, अमीबा मल्टी सेलुलर नहीं, अमीबा यूनिसेलुलर है और वो यूनिसेलुलर सारे बॉडी फंक्शन करती है। वही एक सेल डाइजेशन भी कर रहा है, वही एक सेल रेस्पिरेशन भी कर रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, सब कुछ वो एक बॉडी सब कुछ कर रही है। ठीक है। देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, वो कैसे, मतलब कि मान सकते हो कैसे अपनी बॉडी को नंबर में और या मास इंक्रीज करें बाय द प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे सेल डिवीजन क्या है। सिंपली अभी आपको बता सकती हूँ कि एक सेल से दो बनते हैं, दो से चार, चार से आठ। ये जो सेल डिवाइड कर रहा है इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। इसी से ही हमारी बॉडी ग्रो करती है। हमारी बॉडी जो हाइट में बढ़ रही है, वेट में बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है? सेल डिवीजन की वजह से बढ़ती है। देखिए प्लांट में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, प्लांट में भी कंटिन्यूअस ग्रो होती है, वहां पे भी मेरिस्मेटिक एरिया होती है। प्लांट का चैप्टर अलग है ग्रोथ का, बट सिंपली जो बता सकती हूँ, देखिए प्लांट में ग्रोथ होती है, एपिकल ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ एंड इंटरकेलरी ग्रोथ, ये अलग से चैप्टर है। उसी तरीके जो एनिमल्स भी होता है उनमें भी ग्रोथ होती है और दोनों में ही एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप 50 से 60 साल तक ग्रो ही कर रहे हो। आप कितने ग्रो कर जाओगे भैया? कोई सीमा है? कोई मतलब आप समझ सकते हो आपकी कितनी हाइट होगी? तो ऐसा नहीं। वैसे प्लांट भी एक लिमिटेड एज तक ही प्लांट ग्रो करते हैं, वहां समझ लो प्लांट आसमान को छूने लगेंगे, ह्यूमन बीइंग आसमान को छूने लगेंगे। तो ये हमारी गॉड ने हमारी बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर्ड वे बनाया हुआ है कि आपको ग्रो करना है तो इतनी एज तक ग्रो करना है और आपको हर चीज का एक सिस्टम बनाया हुआ है गॉड ने। उसी तरीके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, बस फर्क इतना होता है कि वहाँ पे एक सेल काम करता है, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर होते हैं। देखिए लिविंग बीइंग के अंदर इंटरनल ग्रोथ भी होती है ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी बाहर से तो बढ़ रही है, हमारी बॉडी अंदर से भी बढ़ रही है। आप जस्ट सोचो जब आप पैदा हुए थे तो आपके लीवर, आपके हार्ट, आपका स्टमक छोटा 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 था, तो क्या वैसे ही आपका पूरी जिंदगी रहेगा? ऐसा तो नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर भी मास ग्रो कर रहा है, आपका हार्ट अब बड़ा हो चुका है, आपके स्टमक भी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है।
तो हमारी बॉडी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों तरीके से ग्रो कर रही है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि माउंटेन्स मान सकते हैं, ब्लाउडर्स, क्रिस्टल ऑल्सो ग्रो बट ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल टू देयर आउटर सरफेस। अब देखिए जितने भी जैसे कि नॉन लिविंग थिंग होती हैं, जैसे एग्जांपल इसमें माउंटेन दिया, आप माउंटेन का एग्जांपल मान लीजिए, जो माउंटेन होती है क्या ये ग्रो नहीं करती? आप देखो कितनी कितनी, जैसे माउंट एवरेस्ट देख लो आप, तो क्या ये ग्रो कर रही है ना? अब इनमें क्या है, ये इनके अंदर क्या सेल की ग्रोथ हो रही है? नहीं, इनके अंदर बाहर से डिपोजिशन हो रहा है, इन्वायरमेंट से डिपोजिशन हो रहा है, सैंड का, स्टोन्स का, मतलब जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इनकी ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनमें क्या होता है, जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है ग्रो। अब जैसे आप लकड़ी को मान लो, है ना, आप टेबल को मान लो, तो जो टेबल है वो आपको कैसे पता कि ग्रो कर रही, ग्रो नहीं कर रही? आप देखते हो कि जब रेनी सीजन होता है तो जो हमारी लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉइस्चर हुआ, मॉइस्चर की वजह से लकड़ी ने ग्रोथ करी, जिसकी वजह से अब दरवाजा तो नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन उसने ग्रोथ तो करी। तो अब जैसे अब तो ग्रोथ मतलब, अब ये जो पहला फैक्टर था हमारा ग्रोथ का, इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ कैन ग्रो, दोनों ही ग्रो कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग और प्लांट ही ग्रो करेंगे, नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ठीक है, अब हम दूसरी चीज देखते हैं, रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन का भी सेम है। रिप्रोडक्शन का जो सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्मेशन या यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट, है ना, उसी को तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द सिमिलर काइंड। रिप्रोडक्शन एक नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल को जिंदा रहना है तो रिप्रोड्यूस करना ही करना है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में, हमारी सब ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ऐसे कपल है जो इनफर्टाइल है, तो क्या वो जिंदा नहीं है? वो मर गए? वो अब हमारे देश में नहीं है, हमारे अर्थ में नहीं है। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो दूसरों पे डिपेंड रहते, तो क्या वो जिंदा रह गए? वो मरे नहीं? ऐसा ऐसे ही है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन के मतलब हमारे जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी हो, ऐसा नहीं है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमें दो पेरेंट की जरूरत होती है, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट की जरूरत होती है, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही पेरेंट से काम चल जाता है, क्योंकि उसमें बॉडी के क्लोन्स बनते हैं, बॉडी बिल्कुल पेरेंट से बिल्कुल हूबहू, कहते नहीं एकदम जीरोक्स वैसी कॉपी बन जाती है, जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक्सेट्रा, इन सबसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए जो फिजन होता है वो बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। फिजन मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिवाइड कर देना इनटू टू इक्वल हाफ, उसको हम कहते हैं फिजन। ठीक है, अब अगर वो दो में डिवाइड हो रही है तो बाइनरी फिजन। जैसे अब अमीबा को ले लो, अब प्लाज्मोडियम को ले लो, तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करती है, वो एक से कई में डिवाइड कर जाती है। उसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन क्या है, कोई भी एक सेक्सुअल बॉडी है वो अपने फ्रेगमेंट में टूट गई और उसका हर एक फ्रेगमेंट नए इंडिविजुअल को जन्म दे देता है। रीजनरेशन जैसे कि प्लेनेरिया हार्ट रीजनरेशन पावर शो करता है, अगर आप उसे हेड से काटोगे तो पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाएगी, मिडिल बॉडी से काटोगे तो पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी, टेल से काटोगे तो पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट अगर आप उसे प्रॉपर कंडीशन देते हो तो वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप आलू मान लो, पोटैटो, आप उसे कई दिनों तक घर पे रखोगे तो उसमें छोटी छोटी आइज निकल आती हैं, उन आइज को आप कट करके अगर आप उसे सॉइल में ग्रो कराते हो पूरी प्रॉपर कंडीशन देके, वाटर सॉइल, तो वो नया नया आलू का पेड़ निकल आता है। तो इसमें हमने क्या किया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया कि हमने कोई छोटे से प्लांट के पार्ट से हमने पूरा प्लांट ग्रो करवा दिया। ऐसे आप रोज को देख लो, रोज को हमें अगर पूरा प्लांट, रोज की जो स्टेम होती है, आप जो उनका पेरेंट प्लांट है उसे कट करो और उसे मिट्टी में उसको ग्रो कराओ, पानी दो, तो थोड़ी देर में देखोगे वो प्लांट ग्रो कर जाएगा, उसके लिए आपको सीड की जरूरत नहीं होती। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनियम, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची, मतलब कि एक जैसे ही है ना। वो ग्रोथ कर रहा है मतलब कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है ग्रोथ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, वो दोनों के एक जैसे ही, एक सिक्के के दो पहलू मान सकते हो आप। अब देखिए बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस, therefore reproduction is not an inclusive characteristic of human body. No non living object has the power to reproduce or replicate. जैसे कि आप देखते हो कि जैसे बहुत म्यूल मतलब खच्चर, अब खच्चर जो बनाया जाता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी तरीके जो वर्कर बीज होती है, जो हम 20 में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, वहां पे वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या वो मर गई, वो जिंदा नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत ऐसे इनफर्टाइल कपल है वो भी जिंदा है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक चीज कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग बॉडी का, कि हाँ ये अगर ऐसा है तो लिविंग है तो उसको रिप्रोड्यूस करना ही चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, अब आता है मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है,
हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है ना, जैसे कि रेस्पिरेशन, है ना, ये सारी जो केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन एन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ सेल कॉल्ड मेटा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म इट इज द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सब कुछ मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ब्रीथिंग हो, सब कुछ वो सब मेटाबॉलिज्म है, जिससे हमारा बॉडी का बीएमआर जिसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट डिफाइन होता है। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज है हमारे अंदर, हम ग्रोथ कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब कुछ मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। और मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटे से मतलब, कैटा मतलब काट दिया, है ना, मतलब तोड़ दिया मतलब कट करना, किसी चीज का टूटना। एना मतलब बनाना, है ना, इस तरह आप याद कर सकते हो कि कैटा मतलब ब्रेक होना और एना मतलब फॉर्मेशन होना। तो देखिए एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप ऑफ रिएक्शन टू इंक्रीज द मास ऑफ ऑर्गेन्स फोटोसिंथेसिस। देखिए अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चीज बन रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस में फूड बन रहा है, मतलब ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है एनाबॉलिज्म का। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन आप देख सकते हो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड हमारा टूटता है, एनर्जी मिलती है। डाइजेशन में क्या होता है, फूड हमारा टूटता है, एनर्जी मिलती है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू शो। अब देखिए नॉन लिविंग में कोई भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। नॉन लिविंग मीन्स उसमें कोई भी ऐसा इंटरनल प्रोसेस नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कोई मेटाबॉलिज्म वो शो करेगा, वो जैसा है वैसा ही शो। लेकिन ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म शो होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया मेटाबॉलिज्म का। अब चौथा पॉइंट आता है कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, है ना, हिंदी में अगर हम समझे कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना, मतलब आप कितने अवेयर हो अपने एनवायरमेंट में रह के, है ना, आप कितने अवेयर हो, कितने अवेयर नहीं हो, मतलब इन सब का जो चीज होती है उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब देखिए इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको, आप किचन में काम कर रहे हो और अगर आपको याद नहीं था, आपने गरम गरम भगोना छू लिया, गरम गरम पैन छू लिया, आप तुरंत वहां से हाथ हटाओगे। ऐसा तो नहीं है कि बड़े मजे आ रहे हैं आप उस पैन पे अपने हाथ रखे हुए, कोई कुछ नहीं, कुछ फील ही नहीं हो रहा है आपको, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अलग ही बात है, फिर तो आप सुपर वुमेन या सुपर मैन हो, मगर ऐसा तो नहीं है ना। आप जैसे ही आपको जरा सा भी कोई गर्म टच करेगा या अगर आपको जरा कोई चुटकी भी काटेगा ना, तो भी आप हाथ हटाओगे, आप तुरंत रिएक्ट करोगे। इसी रिएक्शन को कहते हैं कॉन्शियसनेस, ताकि आप कितने अवेयर हो। अगर आप अवेयर हो तभी तो आपके पूरे सेवन सेंसेस काम कर रहे हैं, वरना आपके क्या सेंसेस काम कर रहे होते, आपको पता चल जाता है ना कि यहाँ खतरा है, हमको यहाँ नहीं जाना है, या इस इंसान से हमें अच्छी वाइब नहीं आ रही, इस इंसान से हमें नेगेटिविटी आ रही है तो हमें इससे दूर रहना है। ये आपकी चेतना ही तो है, ये आपका कॉन्शियसनेस ही तो है। ठीक है, तो देखिए कॉन्शियसनेस फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल मतलब बाहर से हम किसी को दे रहे हैं, बाहर से पैन गर्म लग रहा है, फिजिकल हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस हो रहा है, केमिकल हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अंदर से क्या, जैसे हमने कुछ खा लिया, हमने कुछ ऐसी चीज खा ली जो हमें नहीं खानी चाहिए थी, अब हमारी बॉडी में गई, वहां पे केमिकल रिएक्शन, अब हमारी बॉडी को लगा अरे ये तो खराब फूड है, अब वो क्या करेगा, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, वॉमिटिंग शुरू हो गई, है ना। तो अंदर से स्टिमुलस आ रहा है ना, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं दे रहा। ठीक है, प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्स, प्लांट भी लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन इन सब से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, है ना, ये सब क्या है, ये प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो प्लांट ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है उसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं, जो पॉजिटिव सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कह देते हैं। तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक तक, वो हर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, चाहे वो मल्टी हो, चाहे वो यूनी हो, चाहे वो प्रो हो, चाहे वो यू हो। ठीक है, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, है ना, क्योंकि हम हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं, है ना, और हमें पता चल जाता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। तो अब अगर हमें पता है कि ये चीज गर्म है तो हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। अब बहुत ही अंदर किसी की चुल मची है तो वो जरूर लगा सकता है, वरना हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इससे खतरा है ना, हम हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकमिंग द डेफिनेटली प्रॉपर्टी। देखिए इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो लिविंग बीइंग को ही डिस्क्राइब करती है, तो उसमें से एक ये कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी जो लिविंग बीइंग के अंदर ही दिखाई देगी, कोई भी नॉन लिविंग बीइंग कॉन्शियसनेस प्रोसेस को नहीं। आप लकड़ी की टेबल है, आप उसको काट रहे हो तो क्या उसको कुछ फील हो रहा है? वो ऐसा तो नहीं कि आपने उसको काटना शुरू किया तो उसने भागना शुरू कर दिया टेबल ने, ऐसा तो नहीं है ना। तो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये दो ऐसे प्रोसेस है। करेंटली हमारे जो इन्वायरमेंट में 1.7 से लेके 1.8 बिलियन स्पीसीज ढूंढ ली है साइंटिस्टों ने, जिसमें से 1.25 तो एनिमल्स हैं, बाकी 0.5 तो
प्लांट है, इसमें से कई सारे भी बचे हैं। अब देखिए, अगर एक साइंटिस्ट ने कुछ भी एक स्पीसीज ढूंढी, अब उस स्पीसीज को कैसे एक टेक्सोनॉमी में, हमारे क्लासिफिकेशन में कैसे फिट उसको बैठाना है, किस तरीके से उसको पूरी सिस्टमैटिक वे से लगाना है, वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए भी पूरा सा पूरा सिस्टम दिया हुआ है, जिसको हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, उसको हम आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या, सबसे पहले जैसे हमने कोई चीज चुनी तो उसको उसका हम नामकरण करते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन लगाने को आता है कि नेम द थ्री वेज इन विच यू कैन क्लासिफाई एंड स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, जब भी कोई चीज आती है तो उसको हम पहले नामकरण करते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सॉरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो क्या है, वो प्लांट है, एनिमल है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर नामकरण करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं। तो 3 स्टेप्स में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं। जैसे सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। देखिए, सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक एक ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड, कंपेयर्ड एंड। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। सिस्टमैटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें की कैटेगराइज करती है कि क्या ये प्लांट है, ये एनिमल है, क्या ये कोई और ऑर्गेनिज्म है, ऑन द बेसिस ऑफ उनकी बॉडी के, उनके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उन रिप्रोडक्शन के बेसिस में, है ना, उनको कंपेयर करने के बाद, उनको पढ़ने के बाद। तो सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इन कैटेगराइजिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन विच दे कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इज द फाइंडिंग ऑफ ए करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को कि किस प्लेस से हमें मिला, उस प्लेस के अकॉर्डिंग हम उसको नामकरण करते हैं। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कीज। अब कीज अभी आपको बाद में पढ़ाएंगे, कीज क्या होती हैं। ये हम कीज क्या होती है, एक बेसिक, एक जो हमने पहले ढूंढा हुआ था उसके बेसिस में उसको क्या मतलब कि उसको क्लासिफाई करना, है ना, उसको हम कहते हैं कीज। दिस इज कैरीड आउट सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। अब हम देखेंगे कि जैसे कोई की है, की मतलब की होता है कि एकदम बेसिक स्ट्रक्चर, ये हम कह सकते हैं बेसिक चाबी कह सकते हैं, कि जिससे हम सारे ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं कि क्या ये ऑर्गेनिज्म जो हमने ढूंढा है वो हमारी की से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्या सिमिलरिटी है हमारी की से, क्या डिसिमिलरिटी है, इस सबको हम की कहते हैं। ठीक है, अब आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर नाम से पता चल रहा है, नामकरण। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे नेमिंग करते हैं, नाम देते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इज नोन, और ये सेम होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में उसको हम कुछ और बुला रहे हैं और अमेरिका अमेरिका चाइना वगैरह में हम कुछ और बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब एक ऐसा नाम ढूंढना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है, जैसे फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन, एक संस्था है जिसको हम कहते हैं आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिससे हम प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। दूसरी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनिमल्स की, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दो संस्थाएं जो एनिमल और प्लांट्स के नाम को नामकरण देती हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम विच इंश्योर ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, कि ये इंश्योर करती है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, 4 नाम ना हो उसे, जिससे कि क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब आता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो मेन है। देखिए, बायो मतलब नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इट इज, ये दिया था, ये किसने दिया था बताइए, कुछ याद आ रहा है किसने दिया था? ये लीनियस जी ने दिया था पहला, जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल दो में ही बांटा था सिस्टम को। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देखिए, इससे 2 कंपोनेंट होते हैं, जीनस जेनेरिक नेम और स्पीसीज, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो सिस्टम है ये कैरोलस, देखिए इसमें लिखा हुआ है कैरोलस लीनियस ने दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जैसे मैंगो का नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, ह्यूमन बीइंग होमो सैपियंस। ये देखिए जो मैंगो है इसका नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड मैग्नीफेरा इंडिका ही रहेगा। ह्यूमन को होमो सैपियन ऑल ओवर द वर्ल्ड बुलाते हैं, ऐसा नहीं इंडिया में होमो सैपियन बुलाते हैं तो हम अमेरिका में कुछ और बुलाते होंगे। इसकी वजह से क्या है, क्लासिफिकेशन इजी हो जाता है। अब देखिए कुछ रूल्स हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें इस तरीके से नॉमेनक्लेचर लिखना है। ठीक है, और ये देखिए जितने भी नाम होते हैं ना वो लैटिन में लिखे जाते हैं। लैटिन क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज अब यूज में नहीं रही है। ठीक है, ये एक यूज में नहीं रही है लैंग्वेज, इसीलिए हम उसको जितने भी बायोलॉजिकल काम है उनमें यूज करते हैं। तो जितने भी बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने मैग्नीफेरा लिखा था, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इटैलिक में लिखेंगे मैग्नीफेरा, फर्स्ट लेटर कैपिटल इटैलिक, दूसरा जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे इंडिका। ठीक है, अब देखिए अगर ये प्रिंट होके आ रहा है तो इटैलिक में आएगा, लेकिन जब हम इसको खुद लिखते हैं ना तो हम दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये रूल होते हैं, ये रूल होता है जिससे कि हम
जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है वो लिखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का उसको हम जीनस कहते हैं, ये हो गया हमारा जीनस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नेम होता है उसको हम कहते हैं स्पीसीज, ये हमारा है स्पीसीज, ठीक है। जितने भी बायोलॉजिकल नेम है अगर हैंड रिटन लिख रहा है, आप किसी कॉपी वगैरह में लिख रहे हो, अपने हाथों से लिख रहे हो, तो उसे अंडरलाइन करते हैं अलग अलग, सेम नहीं, पहले मैग्नीफेरा को करेंगे फिर इंडिका को करेंगे, ठीक है, और इटैलिक में ही करेंगे। और अगर हम प्रिंट करें तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती, हम उसे डायरेक्ट इटैलिक में प्रिंट कर देते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा और जो स्पीसीज का सेकंड नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स है, आपको आने चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि राइट द बेसिक रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी। देखिए क्लासिफिकेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटना, उन्हें क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ईजियर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी इजियर। देखिए कि अगर हमसे कोई पूछे, जैसे मैंने आपको दो चीजें दी, एक प्लांट दिया, एक एनिमल का स्पेसिमेन दिया, और मैं कह रही हूँ कि इसको क्लासिफाई करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अरे अच्छा ये पेड़ की तरह दिख रहा है, इट कम्स अंडर प्लांट। ये एनिमल की तरह दिख रहा है, ये एनिमल में आता है। अच्छा इसमें स्टेम, लीफ, रूट दिखाई दे रही है, इसमें अलग बॉडी दिखाई, इसमें हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, आईज दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मतलब आप जो कैरेक्टरिस्टिक आप सामने देख सकते हो, उस कैरेक्टरिस्टिक के बेस में आपको, जब आपको किसी को क्लासिफाई करना हो, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंटल प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। देखिए क्लासिफिकेशन में हम बाहर के कैरेक्टर को देख के क्लासिफाई करें, टेक्सोनॉमी में हम दोनों अंदर बाहर दोनों के कैरेक्टर को देख के हम क्लासिफाई करते हैं, तो हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। अब आता है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। देखिए टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती हैं, ये होती हैं हायरार्किकल लेवल या रैंक। इट इज द रैंक और लेवल ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिससे कि टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन किया जाता है, टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट किया जाता है, और इसको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। जितनी भी कैटेगरीज हैं इन सभी को मिला के हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। एक को हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, और टेक्सोनॉमी की कैटेगरी के ग्रुप को हम टेक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। देखिए एक मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएगा ये। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। ये छोटी सी ट्रिक है। तो ये जो 7 आपको कैटेगरीज दी हैं, तो ये जैसे किंगडम हो गया ना, जैसे आप देख रहे हो ये किंगडम, क्लास, फैमिली, तो ये है आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जब आपने इन सबको मिला दिया तो ये हो गया हमारा टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। देखिए स्पीसीज जो होता है, स्पीसीज वो हिस्से होते हैं पॉपुलेशन के, नेचुरल पॉपुलेशन के, और ए ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन which resembles one another in all external morphology and reproductive characters so that they are able to interbreed freely and produce fertile offspring। देखिए सिंपल स्पीसीज वो होते हैं, सेम सेम स्पीसीज के वो इंडिविजुअल जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्पीसीज, और जो कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। जैसे कि मैंगो ट्री का एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका ये क्या होते हैं, सेम ही स्पीसीज, सब मैंगो की स्पीसीज हैं, ठीक है, और ये आपस में इंटरब्रीड करके न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू मैंगो ट्रीज को जन्म देती हैं। अब आता है जीनस। जीनस क्या होता है, ये रिलेटेड स्पीसीज है। देखिए जीनस क्या, हम ऊपर गया, स्पीसीज के ऊपर गया जीनस। जीनस में क्या होगा, बहुत सारी स्पीसीज मिलके जीनस बनाती हैं। जैसे मैंने बताया ना, जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज मिलने लगती हैं, और जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं तो जितने भी हमारी कैटेगरीज होती हैं वो कम होने लगती है। तो जैसे जीनस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज इज नोन एज जीनस, जो एक जैसे एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, एक तरह के कैटेगरिस्टिक को शो करते हैं। जितने भी स्पीसीज हैं ऑफ जीनस प्रिज्यूम टू इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, जैसे कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ये एक ही जैसे हैं, इन सबका एक ही जीनस है, उसका नाम है पैंथर। लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, इन सबका एक ही जीनस है, वो है पैंथर। स्पीसीज अलग अलग है
है ना। लॉयन स्पीसीज अलग है, पैंथर टाइगर अलग है, लेपर्ड अलग है, लेकिन इनका जीनस सेम है, वो है पैंथर। ठीक है, अब आता है फैमिली। देखिए फैमिली में क्या है, फैमिली में क्या है, अब देखिए अब हम जीनस के ऊपर गए, यानी कि अब फैमिली है, तो फैमिली में क्या होता है, इट कंटेन्स मोर वन और मोर रिलेटेड जेनरा। जीनस के ऊपर क्या आता है, फैमिली, एक से ज्यादा जीनस मिलके फैमिली बनाते हैं, एक से ज्यादा स्पीसीज मिलके जीनस बना रही थी, एक से ज्यादा जीनस मिलके फैमिली बना रहे हैं। ठीक है, तो जो एक जैसे जीनस होते हैं वो मिलके फैमिली बनाते हैं, जिनके भी जैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, को रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि फैमिली, जैसे मान लीजिए सोलोनेसी, सोलोनेसी फैमिली है, उसके अंदर सोलेनम, विथेनिया, धतूरा सब आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इन सबके जीनस सेम है, इन सबके जीनस सेम है और ये सब एक जैसे कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए उनको एक कॉमन फैमिली में रख दिया गया, सोलोनेसी में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, अब फैमिली के ऊपर ऑर्डर है, अब ऑर्डर कई सारी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, है ना। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिली, फैमिली रिलेट एंड जैसे कि फैमिली रेनिडी एंड कैनेडी आर इंक्लूडेड इन सम कार्निवोर्स, है ना। जैसे कि कैनेडी में हम क्या रख सकते हैं, जितने भी हमारे कार्निवोर्स आते हैं, ये सारे के सारे हमारे फैमिली, ये सारे के सारे हमारे ऑर्डर कैनेडी में आते हैं, है ना। ये हमारे सारे के सारे ऑर्डर कैनेडी में आते हैं। क्लास क्या है, क्लास जब एक और एक से ज्यादा ऑर्डर मिलकर एक जैसे, ये हमारे क्लास बनाते हैं, ये हमारे क्या क्लास बनाते हैं। जैसे कि क्लास डायकोटिलिडेनी, ये क्या होती है, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कंटेन ऑल डाइकॉट विच आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल ऑर्डर लाइक रोजेल्स, पॉलीमिनेल्स एंड विनेल्स। तो क्लास में क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्डर एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं तो उनको हम क्लास में डाल देते हैं, क्लास। ठीक है, अब आगे डिवीजन है फाइलम। अब हम फैमिली के ऊपर ऑर्डर था, ऑर्डर के ऊपर क्लास था, क्लास के ऊपर फाइलम या डिवीजन आया। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है फाइलम, ये हम एनिमल के यूज करते हैं, फाइलम एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन जो है हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम प्लांट के, जैसे हमें मैग्नीफेरा इंडिका का हमें क्लासिफिकेशन पूछा गया तो उसकी जगह हम डिवीजन लिखेंगे, और अगर हमें लॉयन का पूछा गया तो उसकी जगह हम फाइलम लिखेंगे। ठीक है, जब बहुत सारी क्लास मिलके सिमिलर कैरेक्टर की बहुत सारी क्लास मिल जाती हैं तो वो डिवीजन या फाइलम बनाती हैं। जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा और एनिमल कंटेन नॉट ओनली मैमल्स बट एप्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन। देखिए जितने भी, जैसे कॉर्डेट है, कॉर्डेट एक डिवीजन है, एक फाइलम है, सॉरी फाइलम है, एनिमल की बात करेंगे तो एक फाइलम है कॉर्डेट। अब उस कॉर्डेट के अंदर कई सारे एनिमल्स आ जाते हैं, एप्स भी आ गए, रेप्टाइल्स भी आ गए, क्योंकि उन सबके अंदर बैकबोन प्रेजेंट है, इसलिए हमने उनको सेम एक फाइलम में रख दिया, कॉर्डेट के अंदर रख दिया। ठीक है, अब ये सबसे अगर पूछा जाए लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो आप स्पीसीज लिखेंगे, और पूछा जाए हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो आप किंगडम लिखेंगे। किंगडम एक हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जितने भी प्लांट्स हैं इन द किंगडम प्लांटी में रखे जाएंगे और एनिमल सबके सब एनिमेलिया में रखे जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब आता है टेक्सोनॉमिक। टेक्सोनॉमिक एट, एट का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे लिए यूजफुल हो, जिनसे हम इजिली काम कर सकें। तो टेक्सोनॉमिक एट का मतलब होता है वो टेक्निक, वो प्रोसीजर एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लिए यूजफुल है, जिससे भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको हम टेक्सोनॉमिक एड कहते हैं। अब आता है हार्बेरियम। देखिए हार्बेरियम तो सबने बनाई होगी अपने कॉलेज टाइम पे, तो सिंपल अगर डेफिनेशन हार्बेरियम की देखी जाए तो हम कह सकते हैं एक शीट, पेपर शीट पे हम किसी ड्राइड प्लांट के ड्राइड फॉर्म को स्टिक करते हैं, यही तो होता है हार्बेरियम। ठीक है, तो हार्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन अ शीट आर केप्ट सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू ए वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हार्बेरियम शीट्स होती है उसमें कई सारे, देखो लिखे होंगे नीचे, कलेक्टेड बाय बोटेनिकल नेम, उसमें नीचे ब्लॉक्स बने होते हैं, वहां पे सारी हम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि कब ढूंढी गई, किस प्लेस से ढूंढी गई, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम, किसने उसको ढूंढा, उसकी फैमिली क्या है, वहां पे हम सब कुछ डाल देते हैं। ये हो गया हमारा हार्बेरियम। अब आता है बोटेनिकल गार्डन। देखिए बोटेनिकल गार्डन में हम प्लांट्स को ही क्या करते हैं, हम प्लांट्स को ही कलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत पेजेस में नहीं कलेक्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े गार्डन में कलेक्ट करते हैं। तो दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। देखिए प्लांट जो होते हैं इन गार्डन में ग्रो किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स स्पेसिफिक नेम एंड फैमिली। जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है, जैसे कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में और नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में। तो ये तीन तो आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है और नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। अब आता है म्यूजियम। देखिए म्यूजियम में बहुत सारे स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखते हैं ना। आप जाओगे कोई भी म्यूजियम देखे जाना तो बहुत सारे जो स्पीसीज हमें कहीं से मिल गए तो उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं म्यूजियम में। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम इज सेटअप फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कॉलेजेस और स्कूल फॉर रेफरेंस पर्पसेस। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन अ कंटेनर या जार में,
बहुत सारे सॉल्यूशन प्रिजर्व सॉल्यूशन में या ड्राई स्पेसिमेन की तरह उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन एन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग क्लीनिंग एंड फिनिंग, है ना। जो इंसेक्ट होते हैं, अब एनिमल्स हैं तो उनको अब आप जैसे देखते होंगे जो लैब में स्पेसिमेन होते हैं वो भी एक केमिकल के अंदर ही तो स्टोर करके रखे जाते हैं, वैसे म्यूजियम में भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उनको सुखा के, किल करके, सुखा के, ड्राई करके उसको केमिकल के अंदर स्टोर किया जाता है। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क। देखिए जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं सिंपल लैंग्वेज में उनको हम कहते हैं जू। जू जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, ह्यूमन उनकी केयर करता है, सब कुछ उनको ह्यूमन ही प्रोवाइड करता है, विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। नेचुरल हैबिटेट आर प्रोवाइडेड। देखिए जूलॉजिकल पार्क जो होता है, हम उनको जंगल से उठा के लाए और हमने उनको अपने संरक्षण में उनको हमने रहने को दिया, है ना। ये उनकी बाय बर्थ प्लेस नहीं होती है, ओरिजिनल प्लेस नहीं होती है, ये उनकी आर्टिफिशियल प्लेस होती है ना। ये उनकी आर्टिफिशियल प्लेस होती है, जबकि ओरिजिनल प्लेस तो उनकी जंगल ही थी, लेकिन हमने उनको यहाँ पे रखा। ये मैनमेड है ना, कि हमने उनकी उनकी जो कहते हैं जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उनसे दूर लाके हमने उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया। ठीक है, ये हम इकोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल में जाके पढ़ेंगे, वहां पे आपको इन विट्रो इन विवो सब बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि नेचुरल हैबिटेट से लाके हम इनको यहाँ पे रखते हैं अपने ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब लास्ट है एकदम की क्या होता है, जो हमने पहले ऊपर आपके की आया था वही की यहाँ पे डिस्क्राइब की। देखिए की क्या होती है, टैक्सोनॉमी की इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद देखिए डायकोटोमस का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना किसी चीज को, कंपैरिजन करना। टेबल ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक विच यूज फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म। यूजुअली दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लिए जाते हैं, द वन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज चूजिंग व्हाइल द अदर इज रिजेक्टेड। ठीक है, ईच स्टेटमेंट ऑफ ए की इज कॉल्ड लीड। अगर कोई भी चीज हमें की से मिल रही है तो मतलब एक हमें लीड मिल रही है कि हाँ अब इसे मैच कर रहा है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर यूज फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली एक्सेट्रा। कीज आर जनरली एनालिटिकल होती है नेचर में। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये कुछ अदर मीन्स हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में जो की होती है कि एक ये आर्टिफिशियल डिवाइस है जो कि क्रिएट करी गई है फॉर दी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि था द लिविंग वर्ड। देखिए ये पहला चैप्टर था। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस, ये मेरे नोट्स हैं, और अगर इन केस आपको ये सिंपल वे में नोट्स चाहिए, अगर किसी को इन नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं फिर सोचूंगी कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाने की, फिर वहां पे हम एक पेड टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं मेहनत कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है फ्री में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एक रीजनेबल प्राइस में मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड बिल्कुल करवा दूंगी, एक बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में अगर आपको चाहिए, क्योंकि नोट्स मैं धीरे धीरे बना रही हूँ। तो अभी मैंने इसी चैप्टर के बनाया, अगर इस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके वहां पे आपसे डायरेक्टली बात कर लूंगी, आप मुझे डायरेक्टली वहां पे डीएम करना। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे, इसी के आगे अब हम बढ़ेंगे, मे भी हो सकता है मैं क्लास 12 का या कोई भी 9 या 10 का कोई भी चैप्टर लेके आऊँ, तो हम इजी से शुरू करेंगे तो हम जाके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए हो कि नहीं हमको ये स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लास्ट तक देखा, एंड ड्रॉप योर कमेंट्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।